हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वापस से वाई अकेडमी के इस चैनल पे। बेटा हम लोग हेरेडिटी एंड वेरिएशन चैप्टर को पढ़ रहे थे। उस चैप्टर में मैंने आपको बोला था कि 5 लेक्चर हो चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 6 है और ये जो लेक्चर है वो चैप्टर का 8वां लेक्चर है। और ये चैप्टर जब खत्म कर लेंगे हम और आप मिल करके खत्म कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि हमने बेटा चैप्टर कौन सा, ये हेरिडिटी एंड वेरिएशन का लेक्चर नंबर 6 है बेटा। ठीक है ना। तो हमने अभी तक का क्या क्या कर लिया है बेटा। हमने अभी तक क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है। और क्वेश्चंस के पहले हमने क्या किया था, बेसिक बताया था चैप्टर का बेसिक। क्या आपको पता आ रहा है? हाँ हाँ सर आ रहा है। तो इस चैप्टर में ना हम लोग क्या करेंगे, आगे का जो टॉपिक है, जो आगे का टॉपिक है, आगे का जो क्वेश्चन है, हम उसे क्या करते हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है ना। आइए तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना लेट किए हुए बेटा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है वो देखिएगा आप लोग। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 लिखा गया है, ढंग से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन क्या है, आसान है और कर पाएंगे आप लोग। लिखा है आफ्टर माइटोटिक सेल डिवीजन। क्या बोला है? आफ्टर माइटोटिक सेल डिवीजन फीमेल ह्यूमन सेल विल हैव, मतलब पूछा है कि जब माइटोटिक सेल डिवीजन हो जाता है तो फीमेल, जो ह्यूमन में फीमेल होती है, उनमें कितना क्रोमोसोम हो पाता है या बच पाता है। तो सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि माइटोटिक डिवीजन क्या होता है। माइटोटिक तो सेल साइकिल और सेल डिवीजन में आप पढ़े होंगे माइटोटिक डिवीजन क्या होता है। तो माइटोटिक डिवीजन में क्या होगा बेटा, समझिएगा। सबसे पहले फीमेल के पास कितने क्रोमोसोम होते हैं? सर फीमेल के पास 46 क्रोमोसोम। कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम। माइटोटिक और माइटोसिस में अंतर क्या होता है? एक क्या होगा माइटोटिक, दूसरा होगा माइटोसिस और मियोसिस। समझ रहे हैं? तो माइटोटिक और माइटोसिस क्या होता है, सेम होता है, मियोसिस अलग होता है। तो माइटोटिक वाले में क्या होता है, क्या क्रोमोसोम डिवाइड अलग हो पाता है? बताइएगा, क्या क्रोमोसोम अलग अलग हो पाता है? नहीं। लेकिन अगर मियोसिस होगा, अगर मैं बोलूं कि ये जो माइटोटिक है, तो माइटोटिक में 4 फेज होते हैं, पी मैट। माइटोटिक में 4 फेज होते हैं जिसे क्या कहते हैं, पी मैट कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक सेल है माइटोटिक में, एक सेल है, उससे क्या बनता है, 2 सेल बनता है। और वो भी कौन सा बेटा, 2n से। 2n सेल है तो वो क्या बनेगा, 2n ही बनेगा, मतलब कि डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड ही बनेगा। लेकिन मियोसिस वाले में क्या होता है, मियोसिस में क्या होगा बेटा, मियोसिस में अगर एक सेल सिंगल सेल है वो कैसा है, 2n है, 2n है। तो ये क्या बनेगा, 4 हैप्लॉइड सेल बन जाएगा। क्या बनेगा, 4 हैप्लॉइड सेल बन जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा कि माइटोटिक डिवीजन में कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो आपको पता होगा कि मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, यहाँ पर 23 अलग हो जाता है और वहाँ 23 क्या होता है, अलग हो जाता है। सर मजा नहीं आ रहा, कैसे बता रहे हैं आप? कोई बात नहीं, देख बेटा सबसे पहले माइटोटिक और मियोसिस मतलब समझ पा रहे हैं। माइटोटिक क्या होगा, एक सेल से 2 सेल का बनेगा डिप्लॉइड, और ये क्या बनेगा, हैप्लॉइड। यहाँ तक क्लियर है। ये जब क्लियर हो गया तो अब याद करोगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। हाँ सर याद आ रहा है। तो प्रोफेज में हमने क्या पढ़ा था, क्रोमेटिन कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। हाँ ये भी पता है। फिर अगले फेज में क्या होता है, क्रोमेटिन बनता है, क्रोमेटिन बन जाता है। फिर क्रोमेटिन बनने के बाद से क्या होता है, क्रोमोजोम। फिर क्रोमोजोम एलाइन इक्वेटोरियल प्लेट पे आता है। क्रोमोजोम कहाँ आता है, इक्वेटोरियल प्लेट पे आता है। इक्वेटोरियल प्लेट आने के बाद से क्या होता है, क्रोमोजोम होता है टेलोफेज में, वो अलग अलग हो जाता है, मतलब कि वो क्रोमोजोम सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है ना। तो क्रोमोजोम मियोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधा होता है, लेकिन माइटोटिक में क्रोमोसोम क्या होता है, वही प्रेजेंट 46 का 46 ही होता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो 46 क्रोमोसोम है, तो माइटोटिक में क्या होगा, 46 क्रोमोसोम होगा, लेकिन मियोसिस में क्या होगा, 23 क्रोमोसोम होगा। जी जी मैं यही कहना चाहता हूँ।
तो इसलिए बेटा इसका जो आंसर होगा वो होगा 44 प्लस एक्स एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि फीमेल बोला है बेटा, तो फीमेल को हम किससे दिखाते हैं, मेल का जो रिप्रेजेंट होता है वो होता है एक्स वाई, और जो फीमेल होता है इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स और एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्स है मतलब कि 44 क्रोमोसोम और प्लस एक्स और एक्स, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर हुआ, क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर हुआ वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है क्या आपको, क्या हो गया 44 प्लस एक्स एक्स क्रोमोसोम मतलब 15 का ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है, देखिएगा ढंग से पढ़िए आएगा। अ क्रॉस वाज मेड बिटवीन टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट। तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले टॉल, टॉल के लिए क्या होता है कैपिटल टी, और ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी, ये कर लिए, हाँ कर लिए। एंड ड्वार्फ प्लांट इन F1 जनरेशन ऑल प्लांट वेयर टॉल। सही बोल रहा है कि जो F1 जनरेशन यहाँ हम कराएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलेगा, तो F1 जनरेशन में सारा क्या मिलेगा बेटा, कैपिटल टी मिलेगा। F1 जनरेशन में ऑल प्लांट इज कैपिटल टी, सही बोल रहा है। आगे, व्हेन द F1 प्लांट वेयर सेल्फ, बोल रहा है कि जो F1 है ये क्या करेगा बेटा, सेल्फिंग करेगा। क्या करेगा, सेल्फिंग, सेल्फ से क्या करेगा, क्रॉसिंग करेगा। द टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट अपीयर्ड इन 3:1 रेशियो। बहुत सही बात बोला है, बहुत सही बात बोला है, अरे यही तो बोलना चाहिए। हम क्या करते हैं जब F1 F2 करेंगे तो F2 में क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर अगर हम क्या करते हैं अगले में करेंगे तो स्मॉल टी मतलब कि 3:1 का रेशियो। देख रहे हो कितना जबरदस्त बात बोल रहे हैं, कितना खतरनाक बात, 3:1 रेशियो मिल गया। इन F2 जनरेशन दिस इज ड्यू टू, तो अब ये पूछ रहा है कि F2 जनरेशन में 3:1 रेशियो मिलता है, तो ये किसके वजह से हो रहा है। देख रहे हो कितना पहले घुमाया है और बच्चों वाला सवाल पूछ दिया, किसके वजह से होता है। अब आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। डोमिनेंस, डोमिनेंस के वजह से, क्रॉसिंग ओवर के वजह से, हाइब्रिडाइजेशन के वजह से, सेग्रीगेशन के वजह से। तो बताइएगा मेंडल ने क्या दिया था बेटा, अपना लॉ दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, फिर क्या दिया था, सेग्रीगेशन, ठीक है ना। तो सेग्रीगेशन में, सेग्रीगेशन के वजह से ही क्या होता है बेटा, ये हो पाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी, डी क्या होगा, सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन के वजह से ये आंसर आता है 3:1 का रेशियो, ठीक है ना। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, सेग्रीगेशन के वजह से। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा गया है वो पढ़ते हैं हम लोग, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है, द रिसेसिव जीन इज वन दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ। तो आपको पता होगा रिसेसिव क्या होता है, डोमिनेंट क्या होता है, एलील क्या होता है। ट्रैट बेटा, जो ट्रैट होता है ना, ट्रैट 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 ट्रैट, जो ट्रैट होता है वो दो टाइप का होता है, वो होता है डोमिनेंट, एक क्या होगा डोमिनेंट और दूसरा हो जाएगा रिसेसिव। क्या हो जाएगा, रिसेसिव। तो सर ट्रैट है क्या बेटा, ट्रैट जो है वो प्लांट की हाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगा, जो ट्रैट है वो हो जाएगा हाइट ऑफ प्लांट। क्या होगा, अरे क्या हो गया, जो, अरे हाइट ऑफ प्लांट इज अ ट्रैट, समझिएगा। तो ये वाला जो हुआ बेटा हाइट ऑफ प्लांट, प्लांट क्या हो गया, ये हमारा हो गया ट्रैट। सर ये ट्रैट हो गया, हाँ ये ट्रैट हो गया। अब तुम खुद सोच के बताओ हाइट ऑफ प्लांट में
क्या क्या होगा सर? इसके दो वैरायटी होंगे, एक होगा टॉल, एक होगा टॉल और दूसरा होगा ड्वार्फ। मतलब एक क्या हो जाएगा, एक होगा कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, दूसरा होगा स्मॉल टी, स्मॉल टी। मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी मिला। तो सुनना जरा, जो टाल वाला है बेटा, ये जो टॉल है यही क्या होगा, डोमिनेंट हो जाएगा। यही क्या होगा, डोमिनेंट हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, रेसेसिव होगा। क्या होगा, रेसेसिव होगा। समझ में आया आपको? डोमिनेंट रेसेसिव क्या होता है? अब क्वेश्चन पढ़ते हैं ढंग से। द रेसेसिव जीन इज वन दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस कंडीशन में होता है? नहीं बेटा, नहीं नहीं। होमोजाइगस कंडीशन, F2 जनरेशन नहीं, वाई लिंक इनहेरिटेंस नहीं। तो क्या हुआ बेटा, होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन का मतलब क्या होता है आप जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि होमोजाइगस कंडीशन क्या होता है। आप खुद सोचिए बेटा, यहाँ पर लिखा है होमो, क्या लिखा है, होमो। होमो का मतलब क्या होता है, सेम। जाइगस का मतलब क्या हो जाएगा, जाइगोट या जाइगोटिक, जो बोल सकते हैं। तो सेम जाइगोट को ही क्या बोलेंगे, होमोजाइगस बोलेंगे। तो समझिएगा, समझिएगा बेटा, यहाँ पर जो लिखा गया है ये वाला हाइट ऑफ प्लांट, तो क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यही तो है बेटा सेम जीन, सेम। तो इसी को क्या कहते हैं, होमोजाइगस। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हुआ बेटा बी। 17 का आंसर क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 बोला गया है, जेनेटिक इज द स्टडी ऑफ, जेनेटिक इज द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस, न्यूक्लियर डिवीजन, वेरिएशन बिटवीन स्पीशीज। पूछ रहा है कि जेनेटिक की स्टडी को क्या कहते हैं, जेनेटिक की स्टडी को क्या कहते हैं। तो बेटा आप कुछ समझदार हैं, आप कह सकते हैं कि सर ये वाला आंसर क्या होगा, सही होगा, वेरिएशन बिटवीन स्पीशीज। स्पीशीज में क्या होता है, वेरिएशन की स्टडी को ही हम क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है ना? अरे आपने तो पढ़ा होगा ना जेनेटिक्स का डिफिनीशन क्या है, जेनेटिक्स का डिफिनीशन क्या होगा, आपने पढ़ा होगा, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। देखिएगा, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी दैट deals with the study of, with the study of heredity and variation, heredity and variation, हेरिडिटी एंड वेरिएशन को भी हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। तो वेरिएशन बिटवीन स्पीशीज, इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। समझ रहे हैं बेटा आप लोग? हाँ सर समझ रहे हैं। तो आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 19 बोला है ना, देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा गया है, व्हाट इज द ट्रांसमिशन, अरे एक मिनट, लिखा गया है व्हाट इज द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन नोन एज। बच्चों वाला सवाल पूछा है बेटा, क्या पूछा है कि जो ट्रांसमिशन होता है, जो जीन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, उसे ही हम क्या बोलेंगे, उसे ही हम क्या बोलेंगे बेटा बताइएगा, उसे ही हम बोल देंगे क्या, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो जीन, ये जीन और एक जीन से दूसरे जीन में जो जाता है तो क्या जाता है, तो इनहेरिटेंस, क्या जाता है, इनहेरिटेंस। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा, इनहेरिटेंस। ठीक है, हाँ सर ठीक है। आइए
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 20 लिखा गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा गया है, विच क्रोमोसोम कैन बी फाउंड इन अ सिंगल स्पर्म। कौन सा क्रोमोसोम होता है जो सिंगल स्पर्म में पाया जाता है। तो आपको पता होगा बेटा कि ये क्या होता है, स्पर्म होता है। स्पर्म होता है, स्पर्म कहाँ से बनता है, स्पर्म क्या होता है, मेल गैमीट होगा। स्पर्म क्या होता है, मेल गैमीट होता है। और मेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्स और वाई से करते हैं। क्या करते हैं बेटा, एक्स और वाई से करते हैं। तो जरा देखिएगा कहाँ एक्स और वाई लिखा गया है, कहाँ एक्स और वाई लिखा गया है। तो बेटा एक्स एंड एक्स नहीं, एक्स एंड वाई नहीं बेटा, और लिखा गया नहीं, एक्स और एक्स नहीं, क्या एक्स और वाई, क्या होगा एक्स और, ठीक है ना, एक्स और वाई। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है बेटा हम वो देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बेटा, विच स्ट्रक्चर will be found in the nucleus of a body cell in a woman। क्या बोला है कि which structure will be found in the nucleus of a body cell in woman। मतलब कि वुमन में न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक्स एलील, वाई एलील, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम, बताइएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं बेटा, यहाँ पे देखिएगा ये मेल है और ये क्या है, फीमेल है। यहाँ तक देखिए, तो मेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स और वाई से, और फीमेल को एक्स और एक्स से। ठीक है सर, ये है क्या, तो बेटा ये एक्स वाई और एक्स एक्स क्या है, ये क्रोमोसोम है। क्या है ये, क्रोमोसोम है। हाँ सर ये तो पता है मुझे, ये क्या है, क्रोमोसोम है। अब ना हम क्या करते हैं, एक सेल बनाते हैं। देखिएगा यहाँ पर एक सेल है। अब ये बताइए जो फीमेल होती है वो प्रोकैरियोट के अंदर है, यूकैरियोट के अंदर आएंगे। यहाँ तक क्लियर है, दोनों किसके अंदर आएंगे, यूकैरियोटिक के अंदर। तो अब ये क्या हो गया बेटा, ये न्यूक्लियस हुआ। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए एंड आरएनए प्रेजेंट होता है। बोलिए सही बोल रहा हूँ क्या, डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है। तो ये वाला क्या है, ये वाला क्या हो गया, डीएनए हो गया। अब डीएनए क्या होगा, ऐसे कंडेंस करेगा। अब ऐसे डीएनए जब क्या करता है, कंडेंस करता है। जब ऐसे डीएनए क्या करता है, कंडेंस करता है, कंडेंस करता है, कंडेंस करता है, कंडेंस करते 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 इसने क्या बनाया सर, इसने तो ये बना दिया, क्या बना दिया, क्रोमोसोम बना दिया। तो अब ये बताओ कि कौन सा क्रोमोसोम बना, फीमेल में कौन सा क्रोमोसोम होता है, एक्स और एक्स होता है। क्या होता है, एक्स और एक्स होता है। तो बेटा ये क्या हुआ, डीएनए, ये क्या बना, क्रोमेटिन, और बगल में क्या बन गया, क्रोमोसोम। तो फीमेल के न्यूक्लियस में कौन सा क्रोमोसोम होता है, एक्स वाई एलील एक्स क्रोमोसोम। क्या होता है बेटा, एक्स क्रोमोसोम होता है। क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम होता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर होगा वो बेटा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो गया, सी हो गया। क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है बेटा। तो क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो गया सी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। ठीक है बेटा, लिखा है, which word describe an individual who has two identical allele for a particular gene। कौन सा ऐसा वर्ड है बेटा जो क्या करता है, पर्टिकुलर जीन को बताता है, डोमिनेंट नहीं, हेट्रोजाइगस नहीं, होमोजाइगस, हाँ होमोजाइगस क्या करता है, बताता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो गया डी, होमोजाइगस। अभी बताया था होमोजाइगस क्या होता है। क्वेश्चन नंबर
23 क्या लिखा गया? क्वेश्चन नंबर 23 ये बोला गया है, आप देखिएगा, द एलील फॉर डिटैच्ड ईयर लोब्स वन एस डोमिनेंट टू द एलील or attached ear lobes. Two parents are heterozygous for detached earlobes. What is the probability of their first child having attached ear lobes? बेटा यहाँ पर बोला गया है कि एक एरिल ऐसा है जो ईयर लोब प्रेजेंट है किसी में। मान लो कि ये एक मेल है और ये फीमेल है, तो इसमें इस वाले के पास क्या है? ईयर लोब दोनों में प्रेजेंट है, समझिएगा, ईयर लोब क्या है? दोनों में प्रेजेंट है। तो एक के पास क्या है? ईयर लोब है, और दूसरे के पास क्या है? ईयर लोब नहीं है। एक के पास क्या है? ईयर लोब है, और दूसरे के पास क्या है? ईयर लोब नहीं है, जो पेरेंट है। तो पूछ रहा है कि चाइल्ड में क्या ईयर कितने परसेंट, कितना प्रोबेबिलिटी होगा बेटा? तो बेटा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 75% चांस है कि वो क्या होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो क्या हो जाएगा? ईयर लोब अटैच्ड होगा, 75%। ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 23 का आंसर हो गया बेटा हमारा डी। अगले क्वेश्चन की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो क्या होगा? जब हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे बेटा, तो हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 24। 23 हो गया है, अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या लिखा गया है? द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज इट। फिनोटाइप की बात की है। आपको पता है कि जीनोटाइप एंड फिनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है? आपको पता है जीनोटाइप का मतलब क्या होता है? कि बेटा जो जीन के अंदर क्या करे? मेकअप करे। क्या करता है वो? जीन के अंदर मेकअप करे, मेकअप ऑफ जीन, मेकअप ऑफ जीन। और फिनोटाइप का मतलब क्या होगा? कि जो बाहर विजिबल होगा, आउटसाइड क्या होगा? विजिबल होगा, उसे ही क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं। तो बाहर जो विजिबल होगा वो क्या होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ एरिस नहीं, फैमिली पेडिग्री नहीं, जेनेटिक मेकअप, जीनोटाइप। अगर यहाँ पे जीनोटाइप लिखा होता तो जीनोटाइप हम क्या करते? सही करते। ऑब्जर्वेशन ऑफ फीचर्स, जी हाँ, डी क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं, मान लीजिए कि यहाँ पर एक जीन है और इसमें प्रेजेंट है कैपिटल टी और कैपिटल टी। इसके ऊपर जीन जो प्रेजेंट है वो कैपिटल टी कैपिटल टी। ये किसका है बेटा? हाइट ऑफ प्लांट का जीन है, किसी प्लांट का हाइट वाला जीन है। तो अब ये बाहर क्या विजिबल होगा? ये बाहर क्या होगा? प्लांट जो होगा वो कैपिटल टी होगा, मतलब कैसा होगा? टॉल वाला प्लांट होगा। कौन सा प्लांट होगा? टॉल प्लांट होगा। तो जब टॉल प्लांट होगा तो प्लांट की हाइट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो वही ऑब्जर्वेशन ऑफ फीचर, इसका क्या होगा आंसर? 24 का आंसर क्या होगा? डी, ऑब्जर्वेशन ऑफ फीचर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 लिखा है, व्हाट विल बी द, देखिएगा, अरे चलना, व्हाट विल बी द जीनोटाइप रिजल्ट? व्हाट विल बी द जीनोटाइप रिजल्ट बोला गया है। ठीक है, तो व्हाट विल बी द जीनोटाइप रिजल्टिंग फ्रॉम अ genetic cross between two individuals, genetic cross between two individuals, genetic cross between two individuals, one of which is homozygous dominant and the other heterozygous। ठीक है, हेट्रोजाइगस बोला है। हाँ देखिएगा क्या लिखा है बेटा, हमारे पास एक जीनोटाइप का हमने क्रॉस कराया, तो क्रॉस कराने पे क्या मिला देखिएगा। विल बी द, देखिए
what will be the genotypes resulting from or genetic cross between two individuals, one of which is homozygous dominant and the other is heterozygous। बेटा एक जो है वो होमोजाइगस वाला है, एक जो हमारे पास एलील है, एलील होमोजाइगस है और दूसरा वाला क्या है, हेटेरोजाइगस है। एक होमोजाइगस और दूसरा वाला हेटेरोजाइगस। हम इसके बीच में क्या कराए, अब कैपिटल टी है यहाँ पर, तो कैपिटल टी ले लिए, ठीक है। होमोजाइगस कैपिटल टी और हेटेरोजाइगस क्या हो गया, मान लीजिए स्मॉल टी मिल गया। अब इसके और इसके बीच में हम क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो क्या मिला बेटा, मिला क्या, यहाँ पर क्या मिलेगा, 50% कैपिटल टी मिलेगा और 50% क्या होगा, स्मॉल टी मिलेगा। नहीं, क्या होगा बेटा, 50% कैपिटल टी और दूसरा भी क्या होगा 50%, मतलब कि ये सी वाला ऑप्शन होगा। देख रहे कैसे, क्योंकि ये कैपिटल टी है कैपिटल टी, तो F1 जनरेशन में क्या मिला, टी टी, क्या मिला, टी टी मिला। तो ये तो टी टी मिलेगा ही 50%, उसके साथ क्या होगा, जो 50% होगा वो कैपिटल टी मिलेगा। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी 25। अच्छा, अब होमोजाइगस का मतलब क्या होता है ये समझ रहे हैं। तो होमोजाइगस का मतलब होता है सेम टाइप के जीन प्रेजेंट होना, और हेटेरोजाइगस का मतलब क्या होता है, अलग टाइप्स के जीन और उसके स्ट्रक्चर फंक्शन क्या हो, डिफरेंट हो। इधर भी सेम होगा, स्ट्रक्चर फंक्शन यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इसलिए इसका आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 लिखा है बेटा, देखिएगा, अ क्रॉस बिटवीन अ टॉल प्लांट and short pea plant TT resulted in the progeny that were all the plant because all tall plant because कह रहा है कि बेटा एक कैपिटल टी है और दूसरा क्या है, स्मॉल टी है। तो कैपिटल टी का मतलब होता है टॉल और स्मॉल टी का मतलब होता है ड्वार्फ। तो अगर हम इसके बीच में जब क्रॉस करवाते हैं तो क्या मिलता है, कैपिटल टी। तो क्या मिल गया, ऑल प्लांट इज टॉल, ऑल प्लांट इज टॉल। ये क्यों, जो प्लांट मिला वो सारे टॉल क्यों मिला, इसका रीजन क्या है, टॉलनेस द डोमिनेंट ट्रेट, टॉलनेस द डोमिनेंट ट्रेट, शॉर्टनेस इज द डोमिनेंट ट्रेट, टॉलनेस इज द रिसेसिव ट्रेट, और हाइट पी प्लांट गवर्न बाय द जीन टी ओवर टी। बेटा इसका जो हमारा आंसर होगा ना, बहुत ही सिंपल है, आपको पता है कि क्या हो सकता है। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास डोमिनेंट जो होगा, क्या होगा, जो हमारे पास डोमिनेंट वाला जो होगा वही क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों, क्योंकि डोमिनेंट क्या होता है, कैपिटल टी होता है, और स्मॉल टी क्या होता है, रिसेसिव होता है। अभी बताया था कि अगर एक प्लांट का हाइट है कैपिटल टी तो वो हमारा डोमिनेंट होगा और दूसरा रिसेसिव। तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डोमिनेंट ट्रेट के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। इसलिए 26 का हमारा जो आंसर होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 26 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो गया, सॉरी ए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला गया है ये हम देखते हैं, ठीक है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 बोला है, अ ह्यूमन मेल all the chromosomes are paired perfectly excepted one, this unpaired chromosome is R, लार्ज क्रोमोसोम। एक ह्यूमन है, एक ह्यूमन मेल है, ऑल क्रोमोसोम आर पेयर्ड, मतलब कि एक ह्यूमन है ना, एक मेल है, इसके अंदर जो ऐसे क्रोमोसोम बना है वो परफेक्टली क्या है, पेयर है। ऐसे जो क्रोमोसोम बना है वो क्या है बेटा, परफेक्टली पेयर्ड है, क्या है, परफेक्टली पेयर्ड है। एक्सपेक्टेड वन किसके वजह से ऐसा नहीं हो सकता, दिस या दिस अनपेयर्ड क्रोमोसोम इज आर, लार्ज क्रोमोसोम, स्मॉल क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम। तो क्या ऐसा हो सकता है बेटा कि नहीं मिल सकते हैं, ऐसा क्या होगा कि वो नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना।
तो इसका आंसर आपको क्या करना है, यहाँ से चूज करना है। 4 ऑप्शन है। ए लिखा है पहला और दूसरा, क्या लिखा है बेटा, पहला और दूसरा, वो तो नहीं होगा। फिर दूसरा लिखा है स्मॉल, दूसरा स्मॉल क्रोमोसोम, मतलब बी लिखा है थर्ड एंड फोर्थ, क्या लिखा है, थर्ड एंड फोर्थ। फिर क्या लिखा है, बी थर्ड एंड फोर्थ। ए लिखा है पहला दूसरा थर्ड एंड फोर्थ। तो एक्चुअल में क्या होगा, लार्ज क्रोमोसोम के कोई मतलब नहीं होता है, क्रोमोसोम लार्ज, ठीक है। क्रोमोसोम क्या होता है, लार्ज का मतलब नहीं होता, क्रोमोसोम क्या होता है, सेम ही होता है। स्मॉल क्रोमोसोम ये भी नहीं होगा। वाई क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम और क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम, ये वाला, ये इसका रीजन हो सकता है। तो देखिएगा थर्ड और फोर्थ कहाँ लिखा गया है, तो बी वाला, थर्ड और फोर्थ क्या लिखा है, बी वाला, इसलिए इसका 27 का जो आंसर होगा बेटा बी होगा, ठीक है। क्योंकि एक क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम होगा और वाई क्रोमोसोम होगा, तो वो पेयर नहीं बना सकता, क्या करेगा, पेयर नहीं बना सकता, ठीक है। अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, मेंडल सेलेक्टेड, Mendel selected which of the following traits for his studies? मेंडल ने क्या सेलेक्ट किया था ट्रैट स्टडीज के लिए, स्टेम लेंथ, फ्लावर पोजीशन, हाँ, फ्लावर कलर, सीड शेप, हाँ, कलर ऑफ पॉड, कॉटिलीडन कलर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा, ऑल ऑफ दिस। तो 28 का आंसर क्या हो गया, कि ये हम पहले भी बता चुके हैं, मेंडल ने 7 कैरेक्टर को चूज किया था, 2 4 2 6, ठीक है ना, ये हो गया डी, 28 का डी। अगला क्वेश्चन 29, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या लिखा गया है वो देखते हैं बेटा हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा गया है, देखिएगा प्लीज, विच स्टेटमेंट concerning a pair of alleles for a gene controlling a single characteristic in human is true। मतलब कि विच स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट सही है, एलील में जो पेयर हम करा रहे हैं उसका कौन सा कंट्रोल ह्यूमंस के अंदर कैरेक्टरिस्टिक है, वो चेक करके बताना है। तो बोथ जीन्स कम फ्रॉम द फादर, बोथ जीन, क्या दोनों जीन फादर से कम होता है, नहीं, ये क्या हो गया बेटा हमारा, ये तो पहले ही फॉल्स हो गया, दोनों जीन नहीं आएगा। दूसरा, बोथ जीन कम फ्रॉम मदर, नहीं, ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फिर वन जीन कम्स फ्रॉम मदर एंड वन जीन कम फ्रॉम फादर, हाँ, ये इसने क्या बोला, ये अच्छी बात बोली है, तो ये बहुत सही बात बोला है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 29 का आंसर हो गया सी, 29 का आंसर हो गया सी। एक और ऑप्शन पढ़ लेते हैं, द जीन्स कम रेंडमली इन पेयर्स, नहीं, बट फॉल्स है, तो 29 का सी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर खत्म बेटा। तो हमने क्या किया, आज 15 क्वेश्चन किया, और हमारे तरफ से बेटा ये चैप्टर क्या हो गया, ऑफिशियली समाप्त हो चुका है। मेरे तरफ से क्या हो गया, चैप्टर संपला हो गया, खत्म हो गया। अब अगर आपके तरफ से कोई भी अगर इसमें पॉइंट छूट रहा होगा, ठीक है, तो आप आपके वाई एकेडमी के नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, आप फोन करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। हाँ, बाकी हम अगले वीडियो में जब मिलेंगे, अगले लेक्चर में मिलेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी, जो पहले आपको पता होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक और बात बताना है आपसे, कि जो इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर है बेटा, उसमें ना टिश्यू वाले चैप्टर को भी क्या किया गया, बताया गया है, प्लांट और एनिमल टिश्यू को बताया गया है, और थोड़ी बहुत क्या बात किया गया है, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। तो हम क्या करें, टिश्यू वाला चैप्टर ऑलरेडी कवर चुके हैं टिश्यू वाले चैप्टर में, तो हम ना टिश्यू वाला पोर्शन छोड़ करके हम क्या पढ़ेंगे बेटा, बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, और उसका शॉर्ट बेसिक जो होगा मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।